अगली खबर एक ऐसी कंपनी के बारे में है जिन्होंने पहले दिन से ही सच में लोगों को नचा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिकटॉक की। आपको शायद पता हो या ना हो, एक ऐसा यूएस का डिसीजन था, गवर्नमेंट का डिसीजन, जो कि उनको 19 जनवरी से यूएस में बैन कर दिया जाएगा। उसको हटाने के लिए उन्होंने यूएस के फेडरल न्यायालय में अपील की थी। वो उस अपील को हार चुके हैं। तो उनको अब ये डर है कि वो जो डिसीजन है जो 19 जनवरी को लागू हो जाएगा, जो कि बैन है टिकटॉक पे, वो 19 जनवरी से लागू हो जाएगा। अब उस बैन को हटाने के लिए उन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में अपनी वो अपील की है। तो अब उनको इंतज़ार है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा। और ये जो इसका मुख्य मुद्दा है वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसके कई भागों ने ये बोला है कि डेटा एक्सचेंज से जुड़े हुए काफ़ी भारी नुकसान जो हैं उन्होंने उसका हवाला दिया और इस करके इन्होंने इस बैन की मांग की है। अब अगर ये बैन होता है तो काफ़ी लोग जो है इससे प्रभावित होंगे। 17 करोड़ अमेरिकी उपभोक्ता इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन टिकटॉक के लिए एक छोटी सी आशा की किरण है, क्योंकि जो नए निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प हैं वो टिकटॉक की अमेरिका में उपस्थिति का समर्थन करते हैं। तो अब वो अगले महीने आने वाले हैं, तो देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ किस तरफ जाती है, इसको हम फॉलो करेंगे। अब हमारी अगली खबर, एक मिनट, हमने अमेज़न को कवर कर लिया था, पर ये अगली खबर भी अमेज़न के बारे में है। मतलब ये तो हर जगह ही पहुंच गए हैं, और वो भी 15 मिनट में। अमेज़न ने भारत में 15 मिनट की डिलीवरी की सेवा शुरू की है। अमेज़न कहता है कि इस सेवा में आपको जो भी आपने चीज़ें ऑर्डर की हैं वो 15 मिनट या उससे कम में मिल जाएंगी। इसका पायलट प्रोग्राम जो है वो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। और एक बार जब पायलट ख़त्म हो जाएगा, अगर ये सक्सेसफुल रहा, तो इसको और शहरों में और जगहों पे एक्सपैंड किया जाएगा। अब अमेज़न को पता है कि ये और भी कहीं ऐसी कंपनियां हैं जो ये चीज़ कर रही हैं, जैसे कि ब्लिंकिट, स्विगी, फ्लिपकार्ट। इससे उनका काफ़ी कंपटीशन है, पर लगता है अमेज़न इसके लिए तैयार है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे इंडियन बाज़ार का हिस्सा लेना चाहते हैं। उनके हिसाब से 2024 में ये बाज़ार की वैल्यू $6 बिलियन से भी अधिक थी। तो वो इस पूरे मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसमें पार्ट लेना चाहते हैं। तो देखते हैं ये कैसा रहता है इनका पायलट। इनका जो ध्यान है वो गति और मूल्य पे केंद्रित है। तेज़ डिलीवरी की जाए और ठीक मूल्य भी की जाए। ये कुछ डिफरेंट नहीं है, ये अपने पोर्टल पे भी इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं। कोई भी चीज़ जो अमेज़न में मिलेगी वो आपको ठीक टाइम में मिलेगी और मूल्यवान सेवा मिलेगी। तो सेम चीज़ ये जो है आपको डिलीवरी में भी करना चाहते हैं। तो अब जैसे हम पहले अमेज़न पे आए थे, वैसे ही हम एक बार फिर से बिटकॉइन पे वापस चलते हैं। लेकिन अब हम इसको एक अलग नज़रिए से देखेंगे। एक इंसान 500 मिलियन पाउंड के बिटकॉइन का खजाना वापस लेने की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। मिस्टर जेम्स हॉलिस ने अपनी हार्ड डिस्क जो है वो गलती से एक लैंडफिल यानी कि कूड़े के ढेर में 2013 में फेंक दी थी। उस हार्ड डिस्क में
बहुत सारे बिटकॉइन थे और उन बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 500 मिलियन पाउंड हो चुकी है, जिसका जो कि करीब 5400 करोड़ रुपए के करीब है। तो इन्होंने हाई कोर्ट में सुनवाई करी है कि इस लैंडफिल की खोज करना चाहते हैं ये और उसकी अनुमति मांग रहे हैं। इनको हाई कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो लैंडफिल जिस सिटी में है, वो उस सिटी की जो सिटी काउंसिल है, उन्होंने इस लैंडफिल की खोज के प्रयासों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस पूरी लैंडफिल को खोदेंगे, इसमें से जो भी कूड़ा कचरा, पुरानी जो गैसें हैं, ये सब जो निकलेंगी, उससे काफ़ी पर्यावरण को काफ़ी हानि हो सकती है। तो इसकी चिंताएं उन्होंने व्यक्त की हैं। और एक और इसमें प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ फेंक देते हैं कूड़े में और वो चीज़ कोई कूड़े से ले लेता है, उठा लेता है, तो अब वो चीज़ आप वापस ले सकते हैं? तो फेंकी गई वस्तुओं के संपत्ति के अधिकारों पे अभी इतनी स्पष्टता नहीं है। तो इस पे काफ़ी विवाद चल रहा है कि ये चीज़ जो है ये कोर्ट में ले जाई भी जा सकती है, नहीं ले जाई जा सकती। तो इस पे काफ़ी विवाद है अभी। पर ये ज़रूर है कि इतनी बड़ी राशि जो है 5,500 करोड़ रुपए के करीबन की जो मूल्य की जो बिटकॉइन है वो अभी भी गायब है। और अगर ये इनको मिल जाते हैं तो ये सच में एक खजाना है जो कि खोद के निकाला जा सकता है। चले हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब हम चलेंगे स्वास्थ्य और पर्यावरण के सेक्शन पर। तो ये जो सारे कंप्यूटर वेबसाइट्स, फेसबुक, अमेज़न, जितनी भी आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पता है, गूगल, ये जो चल रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं डेटा सेंटर में कोई कंप्यूटर्स हैं ये चला रहे हैं इन वेबसाइट्स को। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो कंप्यूटर इतने चल रहे हैं, आपके घर में कंप्यूटर चलता है, उसके अंदर अगर आप कुछ गेम चला देते हैं, कोई भारी चीज़ चला देते हैं, तो उसका एक फ़ैन चल पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए। आप सोचिए कि जो ये डेटा सेंटर में हज़ारों सैकड़ों कंप्यूटर चलते हैं, इनको ठंडा करने में कितनी बिजली की ज़रूरत पड़ती है और इनको कैसे ठंडा किया जाता है। तो अभी तक इनको ठंडा करने के लिए या तो इनको हवा से ठंडा किया जाता था, इन पर ठंडी हवा छोड़ो पंखों से और वो धीरे धीरे ऐसे ठंडे होंगे, या फिर इनको लिक्विड कूलिंग से ठंडा किया जाता था। उस लिक्विड को पाइप से चिप के ऊपर से लेके जाओ, वो लिक्विड जो है चिप को ठंडा करेगा, लेकिन वो लिक्विड अपने आप में गर्म हो जाएगा और फिर धीरे और कहीं दूर ले जाकर उस लिक्विड को वाष्पीकृत कर दिया जाता था, जिससे कि वो जो गर्मी है, जो एनर्जी है, वो निकल जाती थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नए डेटा सेंटरों को ठंडा करने की एक नई तकनीक ढूंढी है। उन्होंने कहा है कि हम जो है ज़ीरो वाटर कूलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम कोई एक्स्ट्रा पानी, अतिरिक्त पानी यूज़ नहीं करेंगे कूलिंग के लिए। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ीरो वाटर कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें पानी की ज़रूरत है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एक बार जब ये देखिए, जब वो कह रहे हैं कि एक बार जब कंस्ट्रक्शन हो रही है उस डेटा सेंटर की, तो उस लूप में हम एक पाइप में पानी डाल देंगे और फिर उसी पानी को हम चलाएंगे। हम उसमें नया पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी जो एक बार जब वो बन गया तो उसमें ज़ीरो वाटर की ज़रूरत है। तो इसलिए इसका मतलब है ज़ीरो वाटर कूलिंग। खासकर इन्होंने जो कूलिंग तकनीक जो निकाली है वो काफ़ी सटीक तापमान के नियंत्रण के लिए चिप लेवल पे कूलिंग करती है। तो इससे कूलिंग भी काफ़ी सटीक होती है। जाहिर है ये माइक्रोसॉफ्ट के पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने की तरफ एक सफल कदम है। और ये जैसे हमने पिछली बार देखा, कई ऐसी कंपनियां चीज़ कर रही हैं। जैसे अमेज़न ने पिछली बार हमने देखा कि उन्होंने डेटा सेंटरों के जो कंप्यूटर की एग्जॉस्ट में से कार्बन जो है वो निकाल देने की तकनीक को विकसित किया है। तो ये भी कंपनी वैसे ही कर रही है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ग्लोबली, विश्व स्तर पे जो डेटा सेंटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन
होते जाएंगे, पर्यावरण के लिए अच्छे होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस डेटा सेंटर में पानी की ज़रूरत ही नहीं होगी, और सब चीज़ों के लिए जैसे कैंटीन है वहाँ पर, जैसे रेस्ट रूम है, ये सब जो चीज़ें हैं इसके लिए पानी की ज़रूरत जैसे सामान्य रूप से होती है वैसे ही होगी। सिर्फ जो कूलिंग के लिए जो पानी है वो इन्होंने ज़ीरो वाटर यूज़ की टेक्निक बनाई है। जी हाँ, हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि प्रभावित कर सकती है, माफ़ कीजिए, जो प्रभावित कर चुकी है लाखों या अरबों लोगों को, और शायद आपको भी। ये है लेड युक्त गैसोलीन के जनरेशन एक्स में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं। एक स्टडी आई है जो कि जनरेशन एक्स को देखती है और उनके एक्सपोजर को देखती है, लेड एक्सपोजर को। ये देखिए, ये है वो स्टडी जो कि लेड एक्सपोजर को देखती है जनरेशन एक्स के जो लोग हैं उनके ऊपर पिछले 75 सालों में। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक लेडेड गैसोलीन का जो उपयोग है वो 1960 और 1970 के दशक के मध्य में अपने चरम पे था। इसलिए उन्होंने जनरेशन एक्स जो है उनको एज अ टारगेट ऑडियंस लिया है, क्योंकि वही इससे सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा उन्हीं पे इसका प्रभाव पड़ा है। तो ये जो इसमें जितने भी नंबर पब्लिश किए गए हैं वो अमेरिका की पॉपुलेशन के ऊपर निर्धारित हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि गैसोलीन जो है लेड वाली जो गैसोलीन है, लेडेड गैसोलीन, वो सिर्फ अमेरिका में मिल रही थी, वो दुनिया में हर जगह मिल रही थी। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चाहे ये नंबर जो है सिर्फ अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही नंबर आपके देश या आपके रीजन में भी मौजूद होंगे और उतना ही इफेक्ट जो है, उतना ही प्रभाव जो है आपके एरिया में जो जनरेशन एक्स के जो लोग हैं उन पे भी उतना ही प्रभाव पड़ा होगा। तो ये कह रहे हैं कि जनरेशन एक्स पर मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। इनमें अवसाद यानी कि डिप्रेशन या फिर चिंता में वृद्धि होने की बहुत चांसेस हैं। पिछले 75 सालों में 151 मिलियन मामले यानी कि करीब 1500 करोड़ मामले तो सिर्फ अमेरिका में ही मिले। तो जैसे मैंने कहा कि इतने तो सिर्फ अमेरिका में ही हैं, बाहर भी उतने ही या उससे ज़्यादा ही होंगे। और लेड एक्सप्लोजर एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई सुरक्षित स्तर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते अच्छा इतना ही हुआ है तो सब ठीक है, इसका कोई सुरक्षित स्तर नहीं है। इसका न्यूनतम एक्सपोजर भी स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकता है। इसलिए आजकल भी कुछ ऐसी चीज़ें बन रही, कुछ पेंट है, कुछ ऐसे थिनर्स वगैरह जिसमें पेंट्स वगैरह में अगर लेड मिले या पढ़ें कि इसमें लेड है तो उससे आप बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ये छोटा सा भी एक्सपोजर जो है वो स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। और आज भी जो लोग हैं जो इस जनरेशन के हैं वो दीर्घकालीन प्रभावों का सामना कर रहे हैं। आजकल कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो जनरेशन एक्स को अब जनरेशन लेड बोलने लगे हैं, इतना लेड था उस टाइम। तो देखें आप अपने आप को इस स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन करें, सोचें इसके बारे में कि क्या आप प्रभावित थे या नहीं थे, और अगर आप प्रभावित हैं तो आप औरों को क्या सलाह दे सकते हैं इससे कोप करने की, इससे फाइट करने की। ओके, तो अब हम इस एपिसोड को एक अच्छी खबर से अंत करना चाहेंगे, समाप्त करना चाहेंगे एक खुशखबरी से। कुछ ऐसा जो कि हमें बताता है कि मनुष्य अच्छे बदलाव भी ला सकते हैं अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो अमेरिकी सरकार ने बर्ड फ्लू के लिए कच्चे या बिना उबले हुए दूध या नॉन पैस्चराइज्ड दूध की राष्ट्रीय जांच का आदेश दिया है। तो अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो है सिर्फ कच्चे दूध या नॉन पैस्चराइज्ड दूध या बिना उबाले हुए दूध के ऊपर अप्लाई होता है। पैस्चराइज्ड दूध में ऐसा कोई वायरस नहीं बचता।
ये कार्यक्रम जो है इन्होंने 6 राज्यों में शुरू किया है। कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मिशिगन, मिसिसिपी, ओरेगन और पेंसिल्वेनिया। और ये एक बार जब ये स्थापित हो जाएगा तो इसको ये बड़ा करेंगे। जाहिर है इसका उद्देश्य है वायरस के प्रसार को रोकना, जो कि डेयरी गायों में H5N1 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। ये रूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चिंताएं बढ़ गई हैं लोगों की, और वो हैं किसानों की चिंताएं। क्योंकि अब ये टेस्ट जो है ये फ्री तो है नहीं, किसी को तो इसके पैसे देने ही हैं। तो अब किसान सोच रहे हैं कि फाइनली आखिरकार किसको पैसे देने पड़ेंगे। किसान जो है इसलिए काफ़ी चिंतित है, क्योंकि ये उनको आर्थिक उन पर प्रभाव डाल सकती है। तो एक तरफ ये लोगों को चिंतित कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत अच्छा कदम है जो कि काफ़ी लोगों को सुरक्षित बनाएगा। तो देखते हैं कि ये टेस्ट कैसा जाता है और कैसे ये पूरे राष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।